मेरे दाएं पैर पर बना सन वुकोंग टोटम विस्फोट की तरह चमक उठा। आसमान तक पहुंचती युद्ध ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अगले ही पल मेरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। मेरी नसों में बहता रक्त गरजते हुए ड्रैगन जैसा महसूस हो रहा था। मेरे पीछे एक विशाल युद्ध अवतार प्रकट हुआ। उसके शरीर पर पर्पल गोल्ड आर्मर थी और सिर पर फीनिक्स विंग क्राउन। जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें खुली, ऐसा लगा मानो पूरे आकाश को ढकने वाला काला धुआं बीच से चीर दिया गया हो। ब्लड पाइथन मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय उसकी ओर दौड़ा। मेरा शरीर दो के गोले की तरह हवा में उछला। मैंने एक ही छलांग में उसके निचले जबड़े पर पैर रख दिया और उसके विशाल सिर को जबरदस्ती पीछे झुका दिया। ब्लड पाइथन दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर पागलों की तरह तड़पने लगा ताकि मुझे नीचे गिरा सके, लेकिन मैं उसके सिर पर ऐसे खड़ा था जैसे किसी पर्वत की चोटी पर खड़ा हूँ। वह मुझे हिला तक नहीं पाया। गुस्से में ब्लड पाइथन ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। उसके रास्ते में आने वाले पत्थर और पेड़ सब चकनाचूर हो गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और मेरे पीछे खड़े सन वुकोंग एवाटार ने भी वही किया। शून्य में सुनहरी युद्ध अग्नि से जलती हुई एक विशाल स्टाफ बनने लगी। उसके ऊपर बने प्राचीन सिंबल्स एक एक करके चमकने लगे। वह बिल्कुल रूई जिंगू बैंग जैसी दिख रही थी। मैंने उस स्टाफ की छाया को मजबूती से पकड़ लिया। उसी क्षण एक भयानक युद्ध ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। घुटनों पर गिर जा। मैंने स्टाफ को पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम! गोल्डन स्टाफ और ब्लड पाइथन की विशाल पूंछ टकरा गए। हवा फट गई। शॉकवेव तूफान की तरह पूरे जंगल में फैल गई। वह पूंछ जो आर्मर्ड व्हीकल्स तक तोड़ सकती थी, मेरे एक बार में चकनाचूर हो गई। उसके शल्क फट गए और पूरी पूंछ पीछे उछल गई। पहली बार ब्लड पाइथन की आंखों में डर दिखाई दिया। असंभव! मैं एस रैंक ब्लड पाइथन हूँ। तुम मुझे दबा कैसे सकते हो? मैं उसके सिर पर खड़ा उसे नीचे देख रहा था, क्योंकि तुम्हारा तथाकथित एस रैंक फॉरबिडन टोटम्स के सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मैंने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग अवतार अचानक बढ़ने लगा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। अंत में वह आसमान छूती हुई विशाल सुनहरी बैटल फॉर्म में बदल गया। उसके पैरों के नीचे काला धुआं था और सिर के ऊपर लाल चांद। उसके हाथ की गोल्डन स्टाफ किसी स्वर्गीय स्तंभ जैसी लग रही थी। अगले ही पल उसने ब्लड पाइथन की कमजोर जगह पर पूरी ताकत से वार कर दिया। बैटल हेवन स्मैश! धड़ाम! ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ उछल गया हो। धरती फट गई। पत्थर आसमान में उड़ गए। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर सीधे जमीन में धंस गया। उसके शल्क एक एक करके फटने लगे। भयानक बैटल एनर्जी उसकी हड्डियों में दौड़ गई और उसके शरीर की सारी लाइफ फोर्स को चकनाचूर कर दिया। ब्लड पाइथन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर कुछ बार तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। उस वार की बची हुई शक्ति ने पूरे पहाड़ पर फैले काले धुएं को भी दूर उड़ा दिया। मैंने गोल्डन स्टाफ की छाया वापस समेट ली और आराम से जमीन पर उतर गया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग अवतार धीरे धीरे गायब हो गया। सिर्फ मेरे दाएं पैर का टोटम हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहा था। एस रैंक अवेकनर लॉन्ग वू एक ही वार में मारा गया। मैंने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके ब्लड पाइथन का सिर काटा और उसके अंदर से गहरी लाल रोशनी छोड़ता हुआ 20 कोर निकाल लिया। बुरा नहीं है, एस रैंक टोटम से बना कोर किसी काम का तो है। मैंने उसे अपने पॉकेट स्पेस में रख लिया और वापस बंकर की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे पड़े घायल और बचे हुए गुंडों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी ओर नजर उठाकर देख सके। युद्ध खत्म होने के बाद मैंने सैकड़ों 20 कोर्स इकट्ठे किए। उनमें ज्यादातर लो लेवल कोर्स थे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा पॉकेट स्पेस में समाती गई, मैं साफ महसूस कर सकता था कि स्पेस लगातार बड़ा हो रहा है। मेरे शरीर की ओरिजिन पावर भी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे किसी और चीज से मिली। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन टोटम पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था। उस प्राचीन काले ताबूत पर बंधी 9 स्टार चेन्स में से पहली चेन हल्की सी हिलने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और टोटम से आती जानकारी को महसूस किया। 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन सिर्फ सप्रेशन टाइप टोटम नहीं था। इसकी असली ताकत डिवावर करने में थी। 20 कोर्स को डिवावर करना, दुश्मनों के टोटम फ्रेगमेंट्स को डिवावर करना और हर उस एनर्जी को डिवावर करना जिसे शक्ति में बदला जा सके। फिर वही शक्ति मुझे वापस मिलती थी और मेरे शरीर, ओरिजिन पावर और पॉकेट स्पेस को मजबूत बनाती थी। इस एबिलिटी का नाम था कॉफिन डिवावर। लेकिन पहली चेन अभी पूरी तरह नहीं खुली थी। इसे पूरी तरह सक्रिय करने के लिए मुझे और भी हाई लेवल 20 कोर चाहिए था। कम से कम लेवल 5 20 कोर। लेवल 5 कोर। मैंने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। पिछले जन्म में रेड मून के आने के कुछ समय बाद ईस्ट सी में एक लेवल 5 सी बीस्ट दिखाई दिया था। वह लगभग पूरे जांगजो को नष्ट कर देता, लेकिन इस जन्म में उसका कोर मेरा होगा। मैं संतुष्ट होकर मुड़ा और वापस एयर रेड शेल्टर की ओर चल पड़ा। भारी दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर की सारी किलिंग और केओस पूरी तरह कट गई। शू शाओदाओ उत्साह से मेरी ओर आया। उसकी आंखों में पागलपन जैसा जोश भरा था। ब्रदर लाई, आप तो हद से भी ज्यादा ओपी हैं। जियांग शिनी ने एम्पायर ग्रेड गरम तौलिया बढ़ाया। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। आपने बहुत मेहनत की है। हॉट पॉट अभी भी गर्म है। मैंने हाथ पहुंचे वापस सोफे पर बैठा और वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा उठा लिया। इसी समय क्योटो से 500 मीटर नीचे बने हाईएस्ट मिलिट्री कमांड सेंटर में माहौल बेहद भारी था। रिपोर्ट, ईस्टर्न वॉर जोन की 3rd डिफेंस लाइन टूट गई है। 3 लेवल 4 बीस्ट ने घेरा तोड़ दिया है। रिपोर्ट, सदर्न कोस्ट पर असामान्य सुनामी दिखाई दी है। शक है कि डीप सी जायंट बीस्ट किनारे पर पहुंच गया है। रिपोर्ट, लेवल 3 और उससे ऊपर के बीस्ट पर थर्मल वेपन्स का असर तेजी से घट रहा है। हमारी अवेकनर्स आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक बुरी खबरें सभी के दिलों पर हथौड़े की तरह गिर रही थीं। विशाल इलेक्ट्रॉनिक सैंड टेबल के सामने खड़े कमांडर ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। वह ड्रैगन नेशन की सेना के सुप्रीम कमांडर लॉन्ग शुआई थे। रेड मून आए केवल 3 दिन हुए थे, लेकिन मानवता जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन पर गर्व करती थी, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि सेना
सेना भी उन भयानक म्यूटेटेड जायंट बीस्ट के सामने कमजोर पड़ती जा रही थी। क्या सचमुच हमारा अंत होने वाला है? तभी इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग ऑफिसर अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। सुप्रीम कमांडर, जल्दी ये देखिए, हाई एल्टीट्यूड स्टेल्थ ड्रोन अभी अभी ये फुटेज भेजकर लौटा है। विशाल स्क्रीन पर तस्वीर तेजी से बड़ी की गई। वह टाइटेनियम एलॉय की दीवारों से घिरा एक माउंटेन फोर्ट्रेस था। फोर्ट्रेस के बाहर का जंगल आग और गोलियों के निशानों से बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। जमीन पर चिंगलोंग गैंग के गुंडों द्वारा भागते समय छोड़ी गई गाड़ियां और हथियार बिखरे पड़े थे और स्क्रीन के बीचों बीच एक नंगे ऊपरी शरीर वाला युवा अकेला फोर्ट्रेस के बाहर पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था। उसके सामने 20 मीटर से भी लंबी और पानी के टैंक जितनी मोटी एक भयानक ब्लड पाइथन थी। उसका पूरा शरीर डार्क रेड स्केल्स से ढका था और उसकी विशाल आंखों में पागलपन भरा हुआ था। एस क्लास अवेकनर मिला है, क्या आसपास की सेना को तुरंत सपोर्ट के लिए भेजें? देर हो चुकी है, दूरी बहुत ज्यादा है। जब तक हमारे लोग पहुंचेंगे तब तक लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल पूरा कमांड सेंटर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्क्रीन में उस युवक का दायां पैर अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। उसके पीछे एक बेहद घमंडी और युद्ध प्रिय गोल्डन बैटल एवेटार प्रकट हुआ। उस एवेटार ने गोल्डन आर्मर पहन रखा था, सिर पर फीनिक्स विंग पर्पल गोल्ड क्राउन था और उसके हाथ में एक गोल्डन स्टाफ था जो मानो आसमान को दबा रहा हो। ड्रोन की स्क्रीन के पार भी सभी लोग एक आदिम और उग्र युद्ध शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह कौन सा बात है? इंटेलिजेंस ऑफिसर बड़बड़ाया। किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि स्क्रीन पर लड़ाई अपने सबसे चौंकाने वाले चरण में प्रवेश कर चुकी थी। युवक एक कदम में ब्लड पाइथन के सिर पर पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। उसके पीछे का गोल्डन बैटल एवेटार भी पागल हो उठा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और अंत में वह एक ऐसे विशाल एवेटार में बदल गया जो लगभग पहाड़ के बराबर ऊंचा था। अगले ही पल गोल्डन स्टाफ ने ब्लड पाइथन के 7 इंच वाइटल पॉइंट पर बेरहमी से प्रहार किया। धड़ाम! स्क्रीन के पार भी सभी लोग देख सकते थे कि पूरा जंगल जोर से कांप उठा। जमीन फट गई, पत्थर आसमान में उड़ गए। वह एस क्लास ब्लड पाइथन जिसकी रक्षा को भारी हथियार भी शायद नहीं तोड़ सकते थे, एक ही वार में जमीन के अंदर धंसा दी गई। उसका विशाल शरीर कुछ क्षण तक बुरी तरह तड़पता रहा और फिर पूरी तरह मर गया। पूरा कमांड सेंटर बिल्कुल शांत हो गया। कई सेकंड बाद किसी ने मुश्किल से लार निकली। एक वार में एस क्लास एवोल्यूशन बीस्ट को मार दिया। ये कैसे संभव है? आखिर वह किस लेवल का अवेकनर है? टारगेट की पहचान मिल गई है। चिनले, उम्र 22 साल, जांगजो छिनग्रू का पूर्व उत्तराधिकारी। रेड मून आने से 20 दिन पहले उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और जांगजो के बाहरी इलाके में ब्लैकस्टोन बेस खरीद लिया। उसने बड़ी मात्रा में सप्लाईज भी जमा की। इसके अलावा वह 2 साथियों को लेकर अंडरग्राउंड टैटू स्टूडियो गया और लगातार 7 दिनों तक बड़े पैमाने पर टैटू बनवाए। रेड मून आने से एक दिन पहले वह आधिकारिक रूप से ब्लैकस्टोन बेस में रहने चला गया। बेस पूरा कमांड सेंटर एक बार फिर खामोश हो गया। सभी को एक ही बात समझ आ गई थी। चिनलाई नाम का यह युवा शायद पहले से जानता था कि एपोकलिप्स आने वाला है। जांच जारी रखो। उसके साथ मौजूद उन 2 लोगों की जानकारी भी निकालो और तुरंत चिनलाई को हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट की सूची में डालो। स्पेशल कमिश्नर को जांगजो भेजा जाए। चिंगलोंग गैंग को खत्म करने के अगले दिन की सुबह मैं एयर रेड शेल्टर के कांस्टेंट टेम्परेचर स्विमिंग पूल में लेटा हुआ था, आंखें बंद करके शरीर के भीतर जमा विशाल एसेंस और एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी बी 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 तेज अलार्म की आवाज ने फिर शांति तोड़ दी। ब्रदर लाई, फिर कुछ बेवकूफ लोग मरने आए हैं। चू शाओदाओ जल्दी से पूल के पास आया और मॉनिटरिंग टैबलेट मुझे थमा दिया। लेकिन इस बार लोग ज्यादा नहीं है, केवल कुछ दर्जन, मगर उनका लीडर कोई पुराना जानकार लगा है। मैंने टैबलेट लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। स्क्रीन में दर्जनों फटे पुराने कपड़े पहने हुए गुंडे हाथों में घटिया हथियार लिए पहाड़ी रास्ते से शेल्टर की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहे आदमी का चेहरा गंदगी से भरा था और हालत खराब थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा और मेरी पिछली जिंदगी का दुश्मन शू रुई। रेड मून आने वाले दिन वह सिटी सेंटर के विला में लाइव स्ट्रीम कर रहा था और म्यूटेटेड टाइजी डॉग को देखकर डर के मारे बुरी तरह घबरा गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पीठ पर मौजूद लेवल 1 3 हेडेड हेलहाउंड टैटू की ताकत से अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में जिंदा बचाएगा। पिछले कुछ दिनों में सिटी सेंटर पूरी तरह बीस्ट टेरिटोरी बन चुका था। उसका माउंटेन विला भी नष्ट हो गया था। दर्जनों बॉडीगार्ड्स की जान गंवाकर वह किसी तरह भागता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। उसे अच्छी तरह पता था कि पूरे जांगजो में केवल एक जगह पूरी तरह सुरक्षित है, मेरा माउंटेन शेल्टर। इसलिए वह पागल कुत्ते की तरह यहाँ तक चला आया। चिनली, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। शू रुई 50 मीटर दूर रुक गया और कैमरा की तरफ उंगली दिखाकर पागलों की तरह हंसने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि इस कछुए के खोल में छिपकर सुरक्षित रह जाओगे? मैंने हेलहाउंड पावर जागृत कर ली है। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग अवेकेंड हूँ। आज मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारी 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन पावर छीन लूंगा। स्क्रीन में जोकर की तरह चिल्लाते शू रुई को देखकर मैं पूल से बाहर निकला और तौलिए से शरीर पहुंचने लगा। एक ए रैंक टोटम मिलते ही इतना घमंड। ब्रदर लाई, मैं जाकर इसे खत्म कर देता हूँ। नहीं, पिछली जिंदगी का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। दरवाजा खोलो। क्लिक। भारी टाइटेनियम एलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला शेल्टर से बाहर निकल आया। चिनलाई, आखिर बाहर आ ही गया। बस इन कुछ बेकार लोगों को साथ लाया है और सोचता है कि मेरा सामान छीन लेगा। मैंने उसके पीछे खड़े डर से कांपते गुंडों की तरफ देखा और तिरस्कार से हंसा। तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। शू रुई हंस पड़ा। चिनली, पहले देख तो सही कि मैं किसे साथ लाया हूँ। भीड़ धीरे धीरे अलग हुई। काले धुएं के बीच एक खूबसूरत महिला आगे बढ़ी। उसने खून से सनी लाल ड्रेस पहन रखी थी। उसकी त्वचा बेहद सफेद थी और चेहरा पहले की तरह सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब लाल
लाल चमक थी। उसकी कमर पर ब्लड रेड स्पाइडर लिली टैटू खिल रहा था। उसके पीछे पारदर्शी लाल पंखुड़ियां तैर रही थी। हवा में फैली खुशबू इतनी अजीब थी कि लोगों की रीढ़ तक ठंडी हो रही थी। ज़ाओ युकिंग वह मरी नहीं थी, सिर्फ जिंदा ही नहीं थी, बल्कि उसने एक शक्तिशाली टोटम भी जागृत कर लिया था, येलो स्प्रिंग स्पाइडर लिली। आसपास के गुंडे उसे देखते देखते सम्मोहित होने लगे। कुछ तो घुटनों पर गिर गए और उसकी ओर रेंगने लगे। ज़ाओ युकिंग ने धीरे से हाथ उठाया। एक ब्लड रेड फ्लावर वाइन उसकी उंगलियों से निकली और एक गुंडे की गर्दन पर लिपट गई। वह आदमी विरोध करने की बजाय मोहित होकर मुस्कुराने लगा। अगले ही पल उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। उसका शरीर सूखने लगा। उसकी छाती से एक स्पाइडर लिली धीरे धीरे खिल उठी। ज़ाओ युकिंग ने आनंद से आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर फिर से लालिमा लौट आई। छिनली, उम्मीद नहीं थी ना? मैंने भी अवेकनिंग कर ली है। शुरुई उसके पीछे खड़ा ठंडी मुस्कान के साथ बोला, छिनली तुम खुद को बहुत महान समझते थे ना? ज़ाओ युकिंग अब ए रैंक मेंटल अवेकेंड है। उसकी स्पाइडर लिली फ्रेग्रेंस दर्जनों अवेकनर्स को कंट्रोल कर सकती है। मैं देखना चाहता हूँ कि अपनी कभी पसंद की हुई महिला के सामने तुम हमला कर भी पाओगे या नहीं। ज़ाओ युकिंग मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर ब्लड रेड स्पाइडर लिली खिल रही थी। हवा में खुशबू और गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे सामने की दुनिया बदल गई। मैं फिर पिछली जिंदगी में पहुंच गया। ब्लड मून आसमान में लटक रही थी। मैं खून से लथपथ खंडहरों में पड़ा था। 3-हेडेड हेल हाउंड मेरी ओर बढ़ रही थी। ज़ाओ युकिंग मेरे पास घुटनों के बल बैठी रो रही थी। छिनली, मुझसे गलती हो गई। पिछली जिंदगी में मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे शुरुई पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा छूने की कोशिश की। उसकी आवाज दर्द और पछतावे से भरी थी। छिनली, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं उसे शांत भाव से देखता रहा। अगले ही पल में हंस पड़ा। ज़ाओ युकिंग, तुम्हारा इल्यूजन बहुत नकली है। घुटनों पर बैठी ज़ाओ युकिंग का चेहरा बदल गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम! मेरी पीठ के पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार प्रकट हो गया। 9 काले ड्रैगन शैडोज ने एक साथ अपनी लाल आंखें खोल दी। वह प्राचीन ब्लैक कॉफिन मेरे पीछे हवा में तैरने लगा। कॉफिन पर बंधी ब्लड रेड चेन्स धीरे धीरे कांपने लगी। आसमान से एक विशाल फॉरबिडन प्रेशर उतरी। आसपास के खंडहर, ब्लड मून, ज़ाओ युकिंग और पूरा इल्यूजन शीशे की तरह टूट गया। रियलिटी वापस लौट आई। ज़ाओ युकिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसके होठों से खून की एक पतली धारा निकली। उसके पीछे स्पाइडर लिली एवेटार कांपने लगा और उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगी। असंभव! वह अविश्वास से मुझे घूरने लगी। मेरी येलो स्प्रिंग फ्लावर फ्रेग्रेंस इंसान के दिल की सबसे गहरी इच्छा को बाहर निकाल सकती है। तुम पर इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? मैंने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा। इच्छा? तुम खुद को मेरी इच्छा बनने के लायक समझती हो? ज़ाओ युकिंग का चेहरा पल भर में रंगहीन हो गया। यह शब्द किसी भी हमले से ज्यादा दर्दनाक है। उसने होंठ काटे और उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। छिनली, तुम पहले मुझे पसंद करते थे। तुम बस अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बेचारी बनने की कोशिश करते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियां की थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि अपोकलिप्स आने वाला है। मुझे लगा था कि तुम सचमुच पागल हो गए हो। छिनलाई, बस मुझे शेल्टर में आने दो। मैं फिर से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं अब ए रैंक अवेकेंड हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सर्वाइवर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। ज़ाओ युकिंग, तुम धोखेबाज औरत, अभी तो कह रही थी कि उसकी मदद करके उसे खत्म करोगी। शुरुई अचानक चिल्लाया। ज़ाओ युकिंग ने पलटकर उसकी ओर देखा और गुस्से से चीखी, चुप रहो! अगर तुम लाइव स्ट्रीम में छिनलाई का मजाक न उड़ाते, अगर तुम मुझे उसके ऊपर हंसने के लिए मजबूर न करते, तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। जब तुम भाग रहे थे तब क्या एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ देखा था? तुम्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है। शुरुई गुस्से से कांपने लगा। मैं उन दोनों को कुत्तों की तरह आपस में लड़ते देख रहा था और मुझे यह सब बेहद बोरिंग लग रहा था। पिछली जिंदगी में मैं इन्हीं 2 लोगों की वजह से मारा गया था। ये सोचकर ही हंसी आती थी। छिनली, मुझसे गलती हो गई, सच में हो गई। मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। ज़ाओ युकिंग ने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे छूने से पहले ही एक अदृश्य प्रेशर ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। मैं ऊपर से उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में बोला, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि शुरुई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। ज़ाओ युकिंग का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में भरे आंसू वहीं रुक गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे मौजूद ब्लैक कॉफिन एवेटार धीरे धीरे थोड़ा खुला। उसके भीतर से एक काली चेन बाहर निकली और बिजली की तरह ज़ाओ युकिंग की कमर पर मौजूद स्पाइडर लिली टोटम को जकड़ लिया। स्पाइडर लिली सच में खूबसूरत होती है, लेकिन तुमने इसे गलत जगह खिलाया है। मेरे शब्द खत्म होते ही ब्लैक कॉफिन चेन कस गई। ज़ाओ युकिंग दर्द से चीख उठी। उसके पीछे मौजूद ब्लड रेड फ्लावर सी एक ही पल में टूटकर बिखर गई। अनगिनत स्पाइडर लिली शैडोज हवा में मुरझाने लगी। उसके शरीर के भीतर मौजूद टोटम पावर को 9 ड्रैगन कॉफिन ने जबरदस्ती सील कर दिया। उसकी लाल आंखें फिर सामान्य हो गईं। उसका पूरा शरीर जैसे अपनी सारी शक्ति खोकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति! छिनलाई, तुमने मेरी शक्ति सील कर दी। वह निराशा से मुझे देखती रही। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मारना मेरे लिए दूसरी बार हाथ उठाने लायक भी नहीं है। शुरुई ने ज़ाओ युकिंग को देखा, जिसकी शक्ति सील हो चुकी थी। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, केवल नफरत ही। बेकार औरत, एक आदमी को भी अपने जाल में नहीं फंसा सकी। ज़ाओ युकिंग अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। शुरुई, तुमने क्या कहा? शुरुई ने उसके पास जमीन पर जोर से लात मारी और चीख पड़ा, अगर तुम जैसी अपशकुनी औरत न होती तो मैं आज इस हालत में नहीं पहुंचता। ज़ाओ युकिंग की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं ये सब देखकर केवल ऊब महसूस कर रहा था। अपोकलिप्स कभी किसी इंसान को नहीं बदलता, वह सिर्फ उसके दिल में छिपी सबसे गंदी चीजों को जल्दी बाहर निकाल देता है। मैंने धीरे से शुरुई की तरफ देखा। नाटक खत्म हो गया। अब हमारे बीच का हिसाब बाकी है। शुरुई के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई। उसकी जगह अब सिर्फ डर बचा था। आखिर उसे
उसे समझ आ गया कि जिस लेवल 1 हेल हाउंड पावर पर उसे इतना घमंड था वह मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। नहीं, मैं ए रैंक अवेकेंड हूँ, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। शू रुई पूरी तरह पागल हो गया। उसने आसमान की ओर सिर उठाकर जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी पीठ के कपड़े फट गए। उसके पीछे 5 मीटर से भी बड़ा काली आग में जलता हुआ 3 हेडेड हेल हाउंड एवेटार प्रकट हुआ। उसका शरीर फूलने लगा, मांसपेशियां उभर आईं, दोनों हाथ तेज भेड़िए के पंजों में बदल गए और वह गंधक जैसी बदबू छोड़ता हुआ मेरी ओर झपटा। मर जा, बीच वाले कुत्ते के सिर ने मुंह खोला और काली आग की एक भयंकर लपट मेरी ओर फेंकी। सामने से आते इस विशाल हमले को देखकर मुझे बचने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। ए रैंक मेरे सामने कुत्ते के बराबर भी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर के भीतर ओरिजिन पावर से बदला हुआ भयानक ब्लड एनर्जी उफनती नदी की तरह गरज उठा। मैंने किसी एवेटार या टोटम पावर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया। मेरा दायां मुका पीछे गया और फिर तोप के गोले की तरह आगे निकला। धड़ाम! भयानक पंच फोर्स ने काली आग को बीच से चीर दिया। मेरा मुका बिना रुके यूरुई के सबसे गर्वित हेल हाउंड हेड पर जा लगा। क्रैक! हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज गूंज उठी। यूरुई का दायां हाथ तुरंत टूट गया। बची हुई पंच फोर्स उसकी छाती पर जा लगी। यूरुई के मुंह से खून का फव्वारा निकला। उसका विशाल शरीर टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ा और दूर जाकर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। तुमने अवतार भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? यूरुई ने अपनी धंसी हुई छाती पकड़ ली। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा और ऊपर से उसे देखने लगा। छिन छिन शाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। पिछली जिंदगी में तुमने मुझे बीस्ट साइड के बीच धक्का दिया था, इस जिंदगी में मैं तुम्हें बीस्ट साइड में नहीं धकेलूंगा। ये सुनते ही यूरुई की आंखों में डर की एक नई चमक उभर आई, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरे पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार फिर प्रकट हुआ। ब्लैक कॉफिन थोड़ा सा खुला और उसके भीतर से एक काली चेन निकली जो सीधा शू रुई के 3 हेडेड हेल हाउंड टोटम में जा घुसी। शू रुई दर्द से चीख उठा। उसके पीछे का 3 हेडेड हेल हाउंड एवेटार पागलों की तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन 9 काले ड्रैगन शैडोज ने उसे मजबूती से दबा रखा था। क्रैक! टोटम की सतह पर एक दरार उभर आई। शू रुई के शरीर से निकल रही पावर तेजी से खत्म होने लगी। उसकी ताकत समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट गई। उसका शरीर फिर सामान्य इंसान जैसा हो गया। वह एक घायल, कमजोर और शक्तिहीन आदमी बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति, चिनली, मेरी शक्ति वापस करो! वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कुत्ता बनना पसंद था ना? आज से तुम कुत्ता बनने के भी लायक नहीं रहे। आसपास खड़े गुंडों ने शू रुई को देखा। उनकी आंखों का भाव बदल गया। अपोकलिप्स में कमजोर लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। ऊपर से शू रुई ने अपनी जान बचाने के लिए रास्ते भर न जाने कितने लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसकी सजा का समय आ चुका था। जल्द ही दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद शू रुई की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। जमीन पर केवल एक फीका लेवल 1 गोल्डन कोर बचा था। मैंने उसे उठाकर हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। पिछली जिंदगी में जिसने मुझे बीस्ट साइड में धक्का दिया था, इस जिंदगी में वह मुझे पूरी ताकत लगाने के लायक भी नहीं था। तभी अचानक आसमान से भारी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। भयंकर रोटर साउंड हवा को चीरती हुई पास आने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा। 3 मिलिट्री आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स शेल्टर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे नीचे उतरे। कैबिन डोर खुला और पूरी तरह आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस के 2 दस्ते तेजी से बाहर निकले और दोनों तरफ फैल गए। उनके पीछे एक सीनियर कमांडर कुछ गार्ड्स के साथ आगे बढ़ा। मिस्टर चिन, नमस्कार। मैं ईस्टर्न रीजन का डेप्यूटी कमांडर लेईजान हूँ। सुप्रीम कमांडर के आदेश पर आपसे मिलने आया हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमांडर ले, आपने मेहनत की। बाहर बीस्ट हर तरफ फैले हुए हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब कमांड सेंटर अब भी पूरी कोशिश से व्यवस्था बनाए हुए है। लेईजान की आंखों में आश्चर्य चमका। उसे लगा था कि मेरी जैसी ताकत वाला अवेकनर शायद मिलिट्री से दूरी रखेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अपोकलिप्स में मिलिट्री ही आम लोगों की आखिरी उम्मीद होती है। अगर वे फ्रंट लाइन नहीं संभालते तो जांगजो बहुत पहले बिखर चुका होता। लेईजान ने गहरी सांस ली। मिस्टर चिन, ड्रोन फुटेज में हमने आपको एस क्लास ब्लड पाइथन को मारते देखा। आपकी ताकत कमांड सेंटर के सभी झात अवेकनर्स से कहीं ऊपर है। सुप्रीम कमांडर आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कोऑपरेशन स्थापित करना चाहते हैं। हम आपको फोर्सफुली रिक्रूट नहीं करेंगे और ब्लैकस्टोन बेस भी नहीं लेंगे। बस इतना चाहते हैं कि ड्रैगन नेशन पर बड़े संकट आने पर आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। लेईजन की आंखें चमक उठी। मैंने आगे कहा, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट एक्शन का आदी हूँ। मैं किसी रेगुलर कमांड सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। ब्लैकस्टोन बेस एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन बेस रहेगा। मिलिट्री ऑर्डर बनाए रखेगी, सर्वाइवर्स को ट्रांसफर करेगी और डिफेंस लाइंस बनाएगी। मैं इंटेलिजेंस शेयर करूंगा और जरूरत पड़ने पर हाई लेवल बीस्ट को खत्म करूंगा। रिसोर्सेज एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दोनों तरफ से होगी। यही सबसे एफिशिएंट तरीका है। लेईजान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं आपकी बात ज्यों की त्यों सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, चूंकि अब हम पार्टनर्स हैं तो मैं तुम्हें एक इंटेलिजेंस देता हूँ। 3 दिन बाद रात 2 बजे ईस्ट सी में पहली लार्ज स्केल मरीन बीस्ट साइट फूटेगी। एक लेवल 5 डीप सी एंशिएंट ड्रैगन 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से अधिक सी बीस्ट को लेकर जांगजो पर हमला करेगा। अगर पहले से हैवी फायर पावर डिफेंस तैयार नहीं की गई तो जांगजो और पूरा ईस्टर्न रीजन भारी तबाही झेलेगा। लेईजन का चेहरा बदल गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ तक बह गया। उसने मेरी आंखों में झूठ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल शांति दिखाई दी। मिस्टर चिन, क्या ये जानकारी भरोसेमंद है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं 30
20 लाख लोगों की जान को मजाक नहीं बनाऊंगा। लेजन ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी सुप्रीम कमांडर को